मैं अपनी विंचेस्टर संभाल कर पूरी तरह तैयार था। मेरा अंदाजा था कि दोनों डाकू एक साथ उतरकर सूरत हाल जानने के लिए फोर्ड गाड़ी की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन पैसेंजर सीट पर मौजूद डाकू कुछ ज्यादा ही बेकरार निकला। वो अचानक दरवाजा खोलकर जीप से उतरा और फोर्ड गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा, जबकि जीप की ड्राइविंग सीट पर मौजूद डाकू ने फौरी तौर पर जीप से उतरने का इरादा जाहिर न किया। ये सूरत हाल देखते ही मैंने फिलफौर अपनी हिकमत अमली तब्दील की और अपनी विंचेस्टर मजबूती से थामकर बिजली किसी तेजी से जीप की तरफ लपका। अगर ड्राइवर की मुतजस्सिस नजरें फोर्ड पर न जमी होती तो शायद उसे मुझे देखने और संभलने का मौका मिल जाता, लेकिन मुझे ऐन सर पर मुसल्लत देखकर वो चौंका तो बहुत देर हो चुकी थी। विंचेस्टर का भारी भरकम बट तोप के गोले की तरह उसकी गंजी खोपड़ी से टकराया और चिकनाचूर हड्डियां शायद लम्हा भर में उसके भेजे में पेवस्त हो गईं। उसकी जान निकलने में ज्यादा देर नहीं लगी होगी, लेकिन मैं उसे नजरअंदाज करके इस दौरान में फोर्ड गाड़ी की तरफ जाने वाले डाकू की तरफ मुतवज्जे हो गया, जो हेडलाइट्स की तेज रोशनियों की जद से बचकर अब फोर्ड के ड्राइवर वाली साइड के करीब पहुंच चुका था। वो चंद गज फासले पर ठहर गया और अंधेरे में ड्राइविंग सीट में कुछ देखने की जुस्तजू करते हुए एक बार फिर कहार सहोदरा का नारा लगाया। वो अगर मजीद आगे बढ़कर फोर्ड के बिल्कुल करीब पहुंच जाता तो मुझे उसे वाज़े तौर पर देखना मुश्किल हो जाता। लिहाजा मैंने फौरन अपनी विंचेस्टर का बट अपने शाने पर मजबूती से जमाया और निशाना बांध कर ट्रिगर दबा दिया। फजा में जोरदार धमाका गूंजा और उसके फौरन बाद ही निशाना बनने वाला डाकू हलक फाड़ कर चीखा। ताहम मैं देख सकता था कि वो अभी अपने पैरों पर खड़ा है। लिहाजा मैंने पलक झपकते में विंचेस्टर का लीवर आगे पीछे करके 12 बोर का एक और कारतूस चैम्बर में पहुंचाया और निशाना लेकर एक बार फिर फायर कर दिया। इस मर्तबा उसे चीखने का भी मौका नहीं मिला और वो रेत की बोरी की तरह फोर्ड के सामने ढेर हो गया। हेडलाइट्स दिखा रही थीं कि उसकी खोपड़ी के गिर्द गाढ़े खून की गहरी किरमजी चादर फैलती जा रही है। मैंने करीब जाकर उसकी मौत की तस्दीक की जरूरत महसूस नहीं की। सिर्फ 15-16 गज के फासले से 12 बोर के कारतूस की तबाहकुन मार में आने वाले किसी बब्बर शेर का भी बच जाना मुश्किल था। वैसे भी इस खौफनाक माहौल में किसी लाश का मस्ख चेहरा और छेद खोपड़ी देखने से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी। लिहाजा मैंने उसे नजरअंदाज करके जल्दी से जीप में झांक कर देखा। बंदूक के भारी दस्ते की जरब खाने वाला डाकू पहलू के बल पैसेंजर सीट की तरफ झुका हुआ था। मैंने जल्दी से ड्राइवर साइड का दरवाजा खोला और गंजे डाकू की लाश का दायां बाजू पकड़कर उसे सीधा करना चाहा, लेकिन वो फौरन ही दाएं तरफ जीप से बाहर झूल गया। मैंने उसकी खोपड़ी से बहते खून और भेजे के मलगूबे के कतरों की जद में आने से बमुश्किल खुद को बचाया और फिर जोर लगाकर उसे जीप से बाहर खींचकर सड़क किनारे मौजूद रेत और मिट्टी पर डाल दिया। मुझे फिक्र थी कि उस डाकू के गंदे खून और रिश्ते भेजे ने जीप की अगली नशिस्तें बर्बाद कर दी होंगी, लेकिन मुझे अपने अंदाजे के मुताबिक जीप के अकबी हिस्से में मौजूद जकड़े पड़े सुंदरा जी और रामदेव बाबू की सलामती की तरफ से ज्यादा तशवीश थी। अगर वो जिंदा सलामत और अपने होशो हवास में हैं तो उन्होंने अब तक कोई रद्द अमल जाहिर नहीं किया। मैंने बिला ताखीर जीप की ड्राइविंग सीट को सामने की तरफ झुकाया और अकबी नशिस्तों का जायजा लिया। मेरी तवक्को के एन मुताबिक वहाँ सुंदरा जी और रामदेव बाबू मौजूद थे, लेकिन उन दोनों की हालत नागुफ्ताबे थी। उनके दोनों हाथ खुरदरी रस्सी के जरिए बेदर्दी से पुश्त पर बांध दिए गए थे और वो दोनों बोरियों की तरह एक दूसरे पर ढेर थे। मुझे लगा कि वो दोनों बेहोश हैं, लेकिन मैंने झुककर सुंदरा रामी को सीधा करके बिठाया तो पता चला कि उसके मुंह में कपड़ा ठूंसकर ऊपर से बेदर्दी से ठाटा बांधा गया है, जिसकी वजह से उसके लिए सांस लेना मुश्किल था और गालिबन दिमाग को ऑक्सीजन की फराहमी की कमी की वजह से उस पर खशी तारी थी। मैंने जल्दी से सुंदरा के मुंह पर लिपटा कपड़ा हटाया और उसके हलक तक ठुसा चीथड़ा भी बाहर निकाल लिया। उसे उसके हाल पर छोड़कर मैं बिला ताखीर रामदेव की तरफ मुतवज्जे हुआ। उसके साथ डाकू ने सुंदरा जी से भी बुरा सलूक किया था। वो रुक रुक कर बमुश्किल सांस ले पा रहा था। उन दोनों का तनफ्फुस बहाल करने के बाद मैंने बारी बारी पुश्त पर बंधे उनके हाथ भी खोल दिए। उनकी हालत संभलने में काफी वक्त दरकार था, लिहाजा मैं अपनी सीटों की तरफ मुतवज्जे हुआ। खुशकिस्मती से वहाँ मेरे अंदेशे से खासा कम गंद फैला था, लेकिन उस कराहत अंगेज और मेहनत तलब बेगार में खासा वक्त लग गया और मुझे सफाई के लिए मुर्दा डाकू का कुर्ता भी फाड़ कर इस्तेमाल करना पड़ा। खुदा करके बिलाखिर ड्राइविंग सीट पूरी तरह और पैसेंजर सीट खासी हद तक साफ हो गई। मैंने डाकू का गलाजत में अटा हुआ कुर्ता एक तरफ फेंका और मिट्टी की मदद से हाथ साफ करके जल्दी से जीप की ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। कुछ ही देर में जीप मोड़कर मैं हिंदूपुर की तरफ रवाना था। मैंने डाकुओं की गाड़ी को जूं का तूं छोड़ दिया था। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उन डाकुओं की लाशें कब दरियाफ्त होती। अब ताक़ुब या जलगार का कोई अंदेशा नहीं था, इसलिए मैंने जीप की रफ्तार मामूल के मुताबिक रखी हुई थी।
मील भर आगे पहुंचकर मैंने मुड़कर एक नजर सुंदरा जी और रामदेव पर डाली। रामदेव पर बदस्तूर गशी की सी कैफियत तारी थी। अलबत्ता सुंदरा के हवास मेरे अंदाजे के मुताबिक बहुत जल्द बहाल होने वाले थे। मैंने जीप की रफ्तार कुछ कम करते हुए हाँक लगाई। क्या हाल है सुंदरा जी, आप ठीक तो हैं? उसने जवाब में कुछ कहा, लेकिन उसने अपनी मादरी जबान का सहारा लिया था और मुझे यूं लगा जैसे वो ख्वाब में बड़बड़ा रहा हो। मैंने फिलहाल उसे उसके हाल पर छोड़कर ड्राइविंग पर तवज्जो देना मुनासिब समझा। मेरे अंदाजे के मुताबिक ज्यादा से ज्यादा 3 मील बाद मैं हिंदूपुर की हुदूद में दाखिल होने वाला था। तहम अभी तक इंसानी आबादी के आसार शुरू नहीं हुए थे। अंदाजन 1 मील मजीद गुजरने के बाद मैंने एक बार फिर सुंदरा जी को पुकारा। इस बार मैंने अपनी आवाज ज्यादा बुलंद रखी। इस बार मेरी कोशिश का मुस्बत नतीजा बरामद हुआ। वो कदरे हड़बड़ाया और फिर उसने साफ अल्फाज में कुछ कहा। इस मर्तबा भी उसने मकामी जबान इस्तेमाल की थी। मैंने खासे बुलंद लहजे में कहा, अब आपकी तबीयत कैसी है सुंदरा जी? मुझे पहचाना, मैं सुप्रू हूँ। मेरी बात सुनकर वो चौंका और उसने मेरा फर्जी नाम दोहराया। मैंने उसी ऊंची आवाज में कहा, फिक्र न करें सुंदरा भैया, मैंने इन बदबख्त डाकुओं को नर्क में पहुंचा दिया है। अब खतरे की कोई बात नहीं है। उसे मेरी बात समझने में खासी देर लग गई। फिर खुद पर गुजरी आफत पूरी तरह याद आने पर वो चौंका और लगभग चीख कर सवाल किया, क्या तुम सच कह रहे हो सुप्रू जी? तुमने सब डाकू मार दिए? लेकिन कैसे? उन्होंने तो... मैंने उसकी बात काटते हुए कहा, हाँ सुंदरा जी, मैंने राजू के साथ मिलकर इन 4 लुटेरों को ठिकाने लगा दिया है और अब हमें कोई खतरा नहीं। जरा आपकी तबीयत संभल जाए और रामदेव जी होश में आ जाएं, फिर मैं आपको सब कुछ तफसील से बता दूंगा। उसने मेरी बात सुनकर कहा, कमाल है, मेरी तो अकल काम नहीं कर रही। अच्छा ये बताएं कि राजू कहाँ है? मैंने खुशगवार लहजे में कहा, फिक्र न करें, मेरी ब्यूक में हमसे आगे आगे चल रहा है हमारा हीरो। हकीकत तो यह है कि उसने डाकुओं के खिलाफ कमाल बहादुरी का मुजाहरा किया है। पहला डाकू उसी ने हलाक किया था और फिर बाकी डाकुओं को अपने पीछे लगाकर उनका ध्यान मेरी तरफ से हटा दिया। ऐन उसी वक्त रामदेव कराहा और गालिबन मकामी जबान में कोई गाली दी। सुंदरा फौरन ही उसकी तरफ मुतवज्जे हो गया और उसके गाल थपथपाते हुए होश में लाने की कोशिश करने लगा। फिर उसने झुककर जीप के पिछले हिस्से से एक थर्मास बरामद किया और उसके मगनुमा ढक्कन में पानी उंडेल कर रामदेव के मुंह से लगा दिया। मग का आधा पानी रामदेव के मुंह में गया और बाकी उसके गिरबान पर बह गया। ताहम सुंदरा जी की कोशिश कामयाब रही। रामदेव ने झुरझुरी सी ली और फिर आंखें फाड़ फाड़ कर इर्द गिर्द का जायजा लेते हुए अपने हवास बहाल करने की कोशिश करने लगा। मैंने उसकी तरफ से मुतमईन होकर सड़क पर नजरें जमा दी। मेरे अंदाजे के मुताबिक हम हिंदूपुर पहुंचने ही वाले थे। इस दौरान मैं सुंदरा जी अपने साथी के होशो हवास बहाल करने की कोशिश करता रहा। बिलाखिर उसकी मेहनत रंग लाई और रामदेव होश में आ गया। उसके साथ ही वो खौफ से मगलूब होकर चीखने लगा। सुंदरा अपनी मादरी जबान में उसे तसल्ली देने लगा। रफ्ता रफ्ता रामदेव की चीखो पुकार रुक गई और सुंदरा के समझाने पर उसे यकीन हो गया कि वो दोनों डाकुओं के चुंगल से जिंदा सलामत बच कर निकल आए हैं। रामदेव की हालत संभलते ही मैंने उसे मुखातिब करके उसका हाल अहवाल पूछा। उसने कहा कि वो अब बिल्कुल ठीक है। उसने जवाबन पूछा कि मैंने डाकुओं का खात्मा करके उन्हें कैसे छुड़ाया। यही सवाल सुंदरा ने मुझसे पूछा था और मैंने सरसरी बातें करके उसे टाल दिया था। इससे पहले कि वो दोनों यकजबान होकर अपना ये सवाल दोहराते, मैंने उन्हें मुखातिब करके कहा, मैं सब कुछ तफसील से बताऊंगा दोस्तों, बस थोड़ा सा सब्र कर लें। हम लोग हिंदूपुर पहुंचने वाले हैं, जहां के पहले पेट्रोल पंप पर हमारा शेर जवान राजू बेकरारी से हमारा इंतजार कर रहा होगा। किसी महफूज और आरामदेह जगह बैठकर सुकून और इत्मीनान से सारी बात करेंगे। राजू भी बहुत सी बातों से बेखबर है। मेरे लहजे की कतईयत से उन दोनों ने अंदाजा लगा लिया कि मैं फिलहाल जबान नहीं खोलूंगा, लिहाजा वो दोनों आपस में बातें करने लगे। मेरी आंखें सड़क पर जमी हुई थीं, लेकिन मैं उनकी बातें समझने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। लेकिन इक्का दुक्का बातें ही मेरे पल्ले पड़ सकी। तंग आकर मैंने उन दोनों को मुखातिब करके कहा, मुझसे बात की बातें जानने से पहले अच्छा ये है कि आप लोग मुझे बताएं कि आप पर क्या गुजरी। बराह करम वहां से बताएं जहां डाकुओं को आपकी राह रोकते देखकर मैं गाड़ी पीछे भगा ले गया था। मेरी बात सुनकर सुंदरा जी ने कदरे तवक्कुफ से शर्मिंदा से लहजे में कहा, इतना फासला बखैरियत तय हो जाने की वजह से हम दोनों बेफिक्र आपस में गपशप में लग गए थे और हम बातों में इतने मगन थे कि डाकुओं की गाड़ी ऐन सामने आने पर हमें खतरे का एहसास हुआ था। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उन्होंने हमें हथियार संभालने की मोहलत ही न दी, छल्लावों की तरह हमें घेर लिया।
मैंने कहा, अच्छा ये बताएं कि हमारी गाड़ी भगा ले जाने के बाद क्या हुआ था। इस बार रामू ने कहा, यहाँ रह जाने वालों ने हमारी बंदूकें छीन ली और सुर्ख गाड़ी वाले की वापसी का इंतजार करने लगे। वो काफी मुश्तिल और मुस्तरिब थे और उन्होंने हम दोनों पर तशद्दुद भी किया। फिर सुर्ख गाड़ी वापस आ गई और उसे चलाने वाला नीचे आया तो पहले से हमारे सरों पर मुसल्लत डाकुओं ने हम दोनों के कब्जे से बरामद होने वाली 300-400 रुपया नकदी और दोनों बंदूकें उसे दिखाई। उनके रवैये से लग रहा था कि सुर्ख गाड़ी चलाने वाला ही उनका सरदार है, जिसे वो परशुत्तम कहार के नाम से बुला रहे थे। फिर वो चारों बहस करने लगे कि हम दोनों के साथ क्या सलूक किया जाए। सुंदरा के मुंह से लफ्ज कहार सुनकर मैं चौंका। गौरी बस्ती के पंक्चर लगाने वाले शख्स ने भी ये लफ्ज कई बार दोहराया था, यानी वो मुझे परशुत्तम कहार नामी बदनामे जमाना डाकू से खबरदार कर रहा था। अलबत्ता दूसरे लफ्ज ठेला से खुदा जाने उसकी क्या मुराद थी। उधर सुंदरा ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, वो चारों डाकू इतना कम लूट का माल हाथ लगने पर सख्त मायूस और मुश्तिल थे और बार बार तुम्हें मायूब अलकाब से नवाज रहे थे, क्योंकि उन्हें यकीन था कि तुम्हारे पास भारी माल मौजूद है। इसके अलावा उन्हें ये भी गुस्सा था कि तुम उन्हें गच्चा देकर कर्नाटका से आंध्रा में दाखिल हो गए थे और वो इलाके से मुकम्मल वाकफियत और लूटमार में महारत के बावजूद तुम्हें पकड़ नहीं पाए थे। उनका सरदार परशुत्तम तुम्हारी ब्यूक का आशिक जार बना हुआ था और इतने ताकतवर इंजन वाली शानदार गाड़ी हाथ न आने पर बार बार अफसोस कर रहा था। वो कह रहा था कि तुम्हारी गाड़ी हत्थे चढ़ जाए तो वो उसका बहुत उम्दा ठेला बनाएगा। एक ही मिनट के बाद मैं एक बार फिर चौंका। अचानक ही वो दूसरा अजीब सा लफ्ज भी मेरे कानों में पहुंच गया। मैंने जल्दी से पूछा, ये अच्छी खासी गाड़ी को ठेला कैसे बनाते हैं सुंदरा जी? सुंदरा ने मुझे समझाना चाहा, लेकिन ऐन उस वक्त रामदेव ने मुझे मुखातिब किया। बोला, आपने परशुत्तम कहार की सुर्ख गाड़ी तो देखी है ना सुब्रू जी? मैंने हाँ में जवाब दिया तो उसने कहा, डाकुओं के अलावा इन इलाकों के दीगर बहुत से लोग भी अच्छी खासी गाड़ियों की बॉडी के पिछले हिस्से में काट पीट करके उसे सामान ढोने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऐसी गाड़ियों को ये लोग ठेला कहते हैं। अगर तुम्हारी गाड़ी इनके हत्थे चढ़ जाती तो इसका भी यही हशर होता। उसकी बात सुनकर मैंने ताज्जुब का इजहार किया और फिर अपनी ब्यूक को तसव्वुर की आंख से ठेले के रूप में देखकर एक जोरदार कहकहा लगाया। इसी असना में हिंदूपुर के मज़ाफात शुरू हो गए थे। आसार बता रहे थे कि ये मुनासिब हजम का कस्बा होगा। मैंने जीप की रफ्तार मजीद कम कर ली। अब सड़क के दोनों तरफ छोटी बड़ी दुकानों और इक्का दुक्का कच्चे पक्के मकानों का सिलसिला शुरू हो गया। सड़क पर गाड़ियों की आमदोरफ्त न होने के बराबर थी। अलबत्ता सड़क के किनारे और उससे हटकर कई माल बरदार गाड़ियां खड़ी दिखाई दी। फिर मुझे लगभग फरलांग भर आगे सड़क के बाएं तरफ एक पेट्रोल पंप की रोशनियां दिखाई दी। मैंने जीप की रफ्तार कम कर दी। ऐन उसी वक्त सुंदरा ने पूछा, राजू कहाँ मिलेगा सुप्रू जी? वो हमारे साथ क्यों नहीं आया? आप दोनों ने डाकुओं से कैसे पीछा छुड़ाया और हमें उनके चुंगल से कैसे रिहाई दिलाई? मैंने हंसते हुए कहा, बस थोड़ा सा सब्र कर लें सुंदरा जी, हम बस उसके पास पहुंचने ही वाले हैं। राजू से मुलाकात के बाद आप दोनों के सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। इस असना में हम उस बड़े से और खासे जदीद पेट्रोल पंप के पास पहुंच गए थे। मैंने जीप सड़क से उतार ली और धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए इर्द गिर्द नजरें दौड़ाने लगा। तभी सुंदरा ने पुरजोश लहजे में कहा, वो रही आपकी ब्यूक सुप्रू जी, चाय के ढाबे के सामने। उसने दुरुस्त कहा था, वो वाकई मेरी ही गाड़ी थी। ताहम मैंने जीप उसके पास ले जाकर नहीं रोकी, बल्कि चाय के ढाबे के सामने से धीरे धीरे गुजरते हुए 2 बार हॉर्न बजाया और कोई 25-30 गज आगे ले जाकर ब्रेक लगा दी। मैं साइड मिरर में जायजा ले रहा था। कुछ ही देर के बाद मुझे राजू ढाबे से निकलता नजर आया। उसे देखकर रामदेव ने आवाज लगाई तो वो पुरजोश अंदाज में जीप की तरफ बढ़ा, लेकिन ऐन उस वक्त मैंने गियर में डालकर जीप आगे बढ़ा दी। हमारी गाड़ी को हरकत में आते देखकर राजू ठिठक कर रुक गया और फिर मुड़कर ब्यूक में जा बैठा। चंद ही लम्हों के बाद उसकी गाड़ी हमारे ताकुब में लग गई। रामदेव अपने दिमाग में जन्म लेने वाला सवाल पूछे बगैर न रह सका। बोला, आपने उस ढाबे पर गाड़ी क्यों न रोकी सुप्रू जी? हम यहीं बैठकर राजू से मुलाकात कर लेते। मैंने कहा, हम ऐसी जगह खुलकर बात नहीं कर सकते रामदेव जी। हमने यहाँ तक पहुँचने की कोशिश में जो मार धाड़ की है, उसकी भनक किसी गैर मुतल्लिक शख्स के कानों में पड़ जाती तो हमें लेने के देने पड़ जाते। हमें पहले शब बसरी के लिए कोई महफूज ठिकाना ढूंढना है, उसके बाद ही हम इत्मीनान से तबादला ख्याल कर सकेंगे। इसी असना में हमारे पीछे चलते राजू ने जीप का हॉर्न बजाकर मुझे मुतवज्जे किया। हम लोग हिंदूपुर शहर की हुदूद में दाखिल हो चुके थे। राजू का इशारा पाकर मैंने जीप सड़क किनारे रोक दी। राजू ने गाड़ी हमारे बाएं तरफ लगाकर रोक दी। उसने सबसे पहले सुंदरा और रामदेव का बगौर जायजा लिया और फिर खुशी से चीखा। बोला, ईश्वर की कृपा है, आप दोनों सलामत हैं। मैं आप दोनों की तरफ से बहुत परेशान था। सुंदरा और रामदेव ने भी कुछ इसी तरह के जज्बात का इजहार किया।
मैंने उनका इजहार खैर सगाली दरमियान में रोकते हुए कहा, ये सब बातें हम आराम से बैठकर करेंगे, पहले रात गुजारने के लिए कोई मुनासिब होटल या मुसाफिर खाना तलाश करना है। राजू ने कहा, मैंने ढाबे पर मौजूद एक दो लोगों से बातों बातों में मालूमात हासिल की हैं। इसी रोड पर आगे बाजार में 3 होटल और 4-5 बड़े मुसाफिर खाने हैं। उनमें से एक बड़े होटल आनंद आश्रम को सबसे मुनासिब क़यामगाह बताया गया है, जहां के कमरे बहुत साफ सुथरे हैं और खाने पीने का भी बहुत अच्छा बंदोबस्त है। मैंने कहा, चलो ठीक है, हम वहीं चलते हैं, हमें आराम की शदीद जरूरत है और भूख भी जोरों की लग रही है। राजू ने इस बात में सर हिलाया और जीप आगे बढ़ा ले गया। कुछ ही देर में हम एक 3 मंजिला होटल के सामने मौजूद थे। राजू ने अपना और अपने साथियों का सामान गाड़ी से निकाला, जबकि मैंने ब्यूक की अकबी नशिस्तों के नीचे छुपाया हुआ अपना बैग निकालकर अपने कब्जे में ले लिया। इस दौरान में होटल के खादिम सामान उठाने के लिए पहुंच गए। होटल के इस्तकबालिया पर पहुंचकर कमरा लेने की रस्मी कार्रवाई राजू ने अपने जिम्मे ले ली थी। उसने 4 बेड्स पर मुश्तमिल एक ही कमरा तलब किया था। कवायफ में उसने सुंदरा जी की नेलोर में वाक़े रिहाइशगाह का पता लिखवाया था और बताया कि हम 2 दिन का सफर करके नेलोर से यहाँ पहुंचे हैं और अपनी मंजिल महबूब नगर बयान की। उसकी ये दूरंदेशी मुझे पसंद आई। ठुमाकुंटा से यहाँ आते हुए डाकुओं से हमारे टकराव का मामला सामने आने का कोई फायदा नहीं था। अलबत्ता पुलिस के सामने पेश होने की सूरत में खामखा की उलझन जरूर गले पड़ सकती थी। राजू ने एक रात का किराया पेशगी अदा कर दिया। होटल के 2 खादिमों ने हमारा सामान दूसरी मंजिल पर वाक़े एक बड़े से कमरे में पहुंचा दिया। मैंने उन्हें 2-2 रुपया बख्शिश दी तो वो खुश हो गए। उनमें से एक ने हमसे खाने का पूछा। सुंदरा ने तफसीलन मालूम किया कि खाने में क्या क्या दस्तयाब है और फिर हमसे मशवरा करके कई तरह का हिंदुआना खाना मंगवा लिया। मैं पहला मौका मिलते ही गुस्ल खाने में घुस गया। जीप की अगली नशिस्तें साफ करने के बाद से अब तक मैं अपने हाथों की गंदगी के एहसास से होने वाली कराहत को बमुश्किल दबाता आया था। मैंने गुस्ल किया और नया जोड़ा पहनकर कमरे में आया। उन तीनों ने भी मुंह हाथ धोया था। हम चारों खाने का इंतजार कर रहे थे। उस मौके का फायदा उठाते हुए राजू ने अपनी बहादुरी का किस्सा छेड़ना चाहा, लेकिन मैंने उसे रोक दिया। होटल के खादिम खाने के तबाक उठाए किसी भी वक्त टपक सकते थे। वैसे भी भूख की शिद्दत की वजह से इत्मीनान से गुफ्तगू करना मुहाल था। मेरा अंदाजा दुरुस्त निकला। कुछ ही देर में खाना आ गया। हम चारों बिला ताखीर पेट भरने लगे। कुछ तशफ़ी हुई तो हमने मुतफ़िक़ा तौर पर फैसला सादिर किया कि खाने का मयार और जायका दोनों मुनासिब हैं। हम अभी खाने से फारिग ही हुए थे कि सुंदरा की हिदायत के ऐन मुताबिक चाय भी आ गई। हमने चाय के बर्तन सुबह ले जाने का कहा और खाने के बर्तन ले जाने वाले दोनों खादिमों को एक बार फिर 1-1 रुपया बख्शिश देकर रुखसत कर दिया। राजू ने उन दोनों के रुखसत होते ही कमरे के बाहर वाली राहदारी का बगौर जायजा लिया और कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। उसने बताया कि उसके अंदाजे के मुताबिक उस राहदारी में मौजूद तमाम कमरे खाली हैं। मैंने कहा, बहुत खूब, इसका मतलब है हम अब बेफिक्री से आपस में बातें कर सकते हैं, लेकिन फिर भी एहतियातन हम अपनी आवाज ज्यादा बुलंद नहीं होने देंगे। उन तीनों ने मेरी तायद की। मेरी फरमाइश पर पहले सुंदरा और रामदेव ने हमसे बिछड़ने के बाद उन पर बीतने वाली कयामत का अहवाल बताना शुरू किया। बिलाखिर वो उस मौके तक पहुंच गए जहां तक उन्होंने मुझे शरीके हाल किया था। उस वक्त रामदेव बात कर रहा था। बोला, परशुत्तम कहार के वापस आने के बाद वो चारों हमें घेर कर खड़े हो गए और आपस में बहस करने लगे कि अब हम दोनों के साथ क्या सलूक किया जाए। 2 बंदूकें और चंद 100 रुपया उन्हें अपनी मेहनत के मुकाबले में बहुत कम लग रहा था और वो हमारी जीप हथियाने में कुछ ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखते थे। बिलाखिर परशुत्तम ने हुक्म सादिर किया कि हमें अगवा करके कम से कम 10,000 रुपए बतौर तावान वसूल किए जाएं, क्योंकि उसका कहना था कि कम नकदी रखने के बावजूद हमारी कीमती गाड़ी, महंगी बंदूकों और ठाठ बाट से जाहिर हो रहा है कि हम मोटी मुर्गी हैं। उसका कहना था कि तावान वसूली की कोशिश कामयाब न भी हुई तो उनका कोई नुकसान नहीं होगा, सिर्फ 2 गोलियां खर्च करनी पड़ेंगी। रामदेव की बात मुकम्मल होने पर सुंदरा ने तैश भरे लहजे में कहा, वो इंसान नहीं दरिंदे थे भाई। दिल में रहम की रमक नहीं थी। हमें इतनी बेरहमी से बांधा था कि सांस रुकने की वजह से मौत के मुंह में पहुंच गए थे। जाने कितने बेगुनाहों के खून से होली खेल चुका होगा हथियारों का ये टोला। मैंने इत्मीनान भरे लहजे में कहा, इसका मतलब है उन चारों को मौत के मुंह में पहुंचाकर हमने इंसानों के लिए बहुत भलाई का काम किया है। ईश्वर ने शायद इसीलिए हमें इस तरफ भेजा था। उन तीनों ने पुरजोश लहजे में मेरी तायद की और फिर यकज़बान होकर पूछने लगे कि मैंने बाकी डाकुओं को कैसे ठिकाने लगाया। मैंने कहा, राजू की गोली से अपना एक साथी हलाक होने पर वो तीनों काफी बदहवास हो गए थे, इसलिए मैं चोरी छुपे सुर्ख गाड़ी के अकबी हिस्से में सवार हुआ तो अगली सीटों पर बराजमान दोनों डाकुओं को कानो कान खबर न हुई। बस इश्तियाली जुनून की कैफियत में राजू की गाड़ी के पीछे अपनी फोर्ड भगा रहे थे। मैं उन्हें बारी बारी ठिकाने लगाना चाहता था और इस मकसद के लिए मैं एक नोकदार सा और खासा भारी पत्थर साथ लेकर गाड़ी में सवार हुआ था।
وہ تینوں حیران و پریشان نظریں میرے چہرے پر جمائے میری باتیں سن رہے تھے۔ میں نے کہا وہ دونوں شدید غصے میں شاید راجو کو بار بار گالیاں دے رہے تھے۔ میں نے ڈرائیور یعنی پرشوتم کی بے توجہی سے فائدہ اٹھایا اور اس کے ساتھی ڈاکو کی کھوپڑی پر پتھر کی زوردار ضرب لگا کر ایک بار پھر چھپ گیا۔ اپنے ساتھی کی کھوپڑی اچانک پھٹ جانے پر پرشوتم بدحواس ہو گیا اور گاڑی روک کر ہلاک ہونے والے ڈاکو کی حالت کا جائزہ لینے لگا۔ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر میں نے اس کی کنپٹی پر بھی پتھر کی زوردار ضرب لگائی۔ میرا نشانہ کچھ چوک گیا تھا، لہٰذا مجھے دوسرا وار کرنا پڑا جس نے اس کا کام تمام کر دیا۔ میں نے دیکھا کہ ان کی آنکھوں میں حیرانی کے ساتھ ہلکے سے خوف کی بھی جھلک موجود ہے۔ میں نے ان کی ذہنی حالت نظر انداز کرتے ہوئے باری باری سندرا اور رام دیو کی طرف دیکھتے ہوئے اپنی بات آگے بڑھائی۔ میں نے کہا دراصل مجھے آپ دونوں کی فکر ستا رہی تھی اور میں ڈاکوؤں کو ٹھکانے لگا کر آپ دونوں کو جلد از جلد ان کے شکنجے سے آزاد کروانا چاہتا تھا، لہٰذا میں نے پرشوتم کی ہلاکت کا یقین کرنے کے بعد اسے ایک طرف پھینکا اور گاڑی اپنے قبضے میں لے لی۔ مجھے اس کے ساتھی کے پاس موجود آپ کی ونچسٹر بھی نظر آ گئی، جسے اپنی تحویل میں لینے کے بعد میرے حوصلے مزید بلند ہو گئے اور میں نے فورڈ گاڑی پوری رفتار سے جیپ کے پیچھے دوڑا دی اور 2-3 میل فاصلہ طے کر کے اسے جا پکڑا۔ میں نے عقب سے ہارن بجا کر جیپ میں موجود ڈاکو کو اشارہ کیا کہ راجو کا تعاقب کر کے اسے پکڑنا بہت مشکل ہے، اور پھر اپنی گاڑی واپسی کے لیے موڑ لی۔ میں نے تیز رفتاری سے فورڈ بھگا کر جیپ سے اپنا درمیانی فاصلہ کافی بڑھا لیا اور پھر ایک مناسب جگہ اپنی فورڈ کو سڑک پر کھڑی کر کے جیپ سوار ڈاکو کا انتظار کرنے لگا۔ وہ وہاں پہنچ کر فورڈ کو رکے دیکھ کر جیپ سے اترا اور میرے قبضے میں موجود ونچسٹر کی گولیوں کا نشانہ بن گیا۔ میری بات مکمل ہو چکی تھی، لیکن وہ تینوں کچھ دیر تک بت بنے میری شکل دیکھتے رہے، جیسے انہیں میری بات پر یقین کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہو۔ بالآخر سندرا نے ایک گہری سانس کھینچی اور مروب سے لہجے میں کہا، آپ نے کمال کر دیا سپرو جی، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آپ اتنے بہادر اور نڈر ہوں گے۔ عین اسی وقت رام دیو نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، آپ اور راجو تو صاف بچ نکلے تھے، لیکن اپنی جان بچا کر بھاگ نکلنے کی بجائے آپ نے ہماری زندگی بچانے کے لیے اپنی زندگی خطرے میں ڈال دی۔ ہم یہ احسان ساری زندگی نہیں اتار سکتے۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، آپ دونوں ہمارے نوجوان ساتھی کو کیوں نظر انداز کر رہے ہیں؟ میں نے یہ خطرناک منصوبہ پیش کیا تو راجو نے میری بھرپور تائید کی تھی اور اس مہم کی کامیابی میں میرا بھرپور ساتھ دیا تھا۔ یہ سن کر راجو کے چہرے پر خفت کی جھلک ابھری جسے میں ہی پہچان سکا۔ ادھر سندرا اور رام دیو اس پر داد و تحسین کے پھول نچھاور کر رہے تھے۔ راجو نے ان دونوں کا شکریہ ادا کیا اور اعتراف کیا کہ اس مہم کی کامیابی دراصل سپرو جی کی ماہرانہ منصوبہ سازی اور اس پر بروقت عمل درآمد کا نتیجہ ہے۔ میں نے تو صرف ان کی ہدایات پر عمل کیا ہے۔ خاص طور پر ان تینوں خطرناک ڈاکوؤں کو ٹھکانے لگانے کا کارنامہ تو انہوں نے تنہا سر انجام دیا ہے۔ اس پر ان تینوں کی طرف سے میری ستائش کا نیا سلسلہ شروع ہو گیا۔